मैं पुष्पेंद्र सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो लिटरेचर हिंदी साहित्य से रिलेटेड एक रचना से रिलेटेड है। शुरू करने से पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर, थोड़ी उसकी इंटरप्रिटेशन पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक राइटर ने, पोइट ने क्या खूब लिखा है कि पहला आदमी रोटी सेकता है, दूसरा आदमी रोटी बेलता है। पहला आदमी रोटी सेकता है, दूसरा आदमी रोटी बेलता है। एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी सेकता है ना रोटी बेलता है, बल्कि रोटियों से खेलता है। मैं पूछता हूं कि यह तीसरा आदमी कौन है? इस प्रश्न पर मेरे देश की संसद मौन है। मैं पूछता हूं कि यह तीसरा आदमी कौन है? इस प्रश्न पर मेरे देश की संसद मौन है। दोस्तों, हमने अक्सर देखा और सुना होगा कि कोई भी योजना हो, कोई भी कंसेप्ट हो गवर्नमेंट का, वो ऊपर से नीचे तक आते आते जो पद सोपान होता है, उस पद सोपान से गुजरते गुजरते अपनी पूरी यात्रा के दौरान धरातल पर जब आता है तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हो जाता है, या कभी कभी उसका लोप भी हो जाता है। सिस्टम पे चलते हुए कभी कभी क्या होता है, एक सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि कभी मुखिया की ही नीयत अच्छी नहीं होती है। यानी कि कंडीशन ये बनती है कि राजा जी तुम भोगते सारे 56 भोग और हमारे वास्ते नए नए आयोग। राजा जी तुम भोगते सारे 56 भोग और हमारे वास्ते नए नए आयोग। कभी कभी स्थिति ये होती है कि मुखिया की नीयत अच्छी हो, जो हेड है, जो प्राइम है, उसकी नीयत अच्छी है, लेकिन सिस्टम ऐसा बन चुका होता है, सिस्टम रूपी मकड़जाल इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल चीज उसमें समाहित हो जाती है, गायब हो जाती है। उसकी जो मेन थीम होती है, मतलब जिनको लाभान्वित होना चाहिए उससे वो लाभान्वित बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। तब ये सिचुएशन बनती है, ये कंडीशन बनती है कि राजनीति का आज तो बिगड़ गया भूगोल, राजनीति का आज तो बिगड़ गया भूगोल, खाका सब पूरा हुआ, खाका सब पूरा हुआ, खास बात है गोल। तीसरी स्थिति यह बनती है कि कभी कभी चीजें समझने वालों की संख्या, जो अवाम है, अवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्चुअल कंडीशन को, एक्चुअल सिचुएशन को नहीं समझ पाता है। चंद लोग जो समझ भी पाते हैं कि चल क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, हो क्या रहा है, चंद लोग उसको समझते भी हैं, लेकिन वो उसके सुधार के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए त्वरित समाधान, किसी प्रकार का त्वरित समाधान नहीं कर पाते हैं। अब बात निकल के आती है क्यों, कब, कैसे, क्या, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रकृति परिवर्तनशील है। वो प्रकृति चाहे व्यक्ति विशेष की हो, किसी समुदाय, समाज, राज्य, राष्ट्र की हो, या कि खुद जीवन और जगत की हो, परिवर्तन प्रकृतिशील है। तो इसी पृष्ठभूमि के चलते हिंदी साहित्य के अमर लेखक हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग है, उखड़े खंबे, टूटे खंबे। उनकी कालजयी रचना है। उस रचना को मैं आपके सामने, आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। तो डियर व्यूअर्स, आशा करता हूं कि एक नया कोण मिलेगा हम लोगों को इस रचना को सुन के, समझ के, इसके बारे में एनालिसिस करने का, विश्लेषण करने का। रचना शुरू करता हूं मैं, आप लोग आनंद लेना उसका, समझना उसको। ये परसाई जी का जो व्यंग है, जिस थीम पर आधारित है, एक हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं बीते समय में, उन्होंने भी इस प्रकार की घोषणा की थी, इस प्रकार की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। अब हम सीधे सीधे जुड़ते हैं परसाई जी की लेखनी से। परसाई जी क्या कह रहे हैं? एक राज्य था, वहां का एक राजा था। देयर वाज अ स्टेट किंगडम एंड देयर वाज अ किंग ऑफ दैट किंगडम। तो राजा ने एक दिन खींच कर, झल्ला कर अनाउंस किया, घोषणा कर दी कि मुनाफाखोरों को, रिश्वतखोरों को, भ्रष्टाचारियों को खंबे से लटका दिया जाएगा, फांसी पर लटका दिया जाएगा खंबे से। घोषणा कर दी। सुबह होते ही लोग बिजली के खंभों के पास जमा होने लगे। उन्होंने खंभों की पूजा की, आरती उतारी, बलिहारी ली,
मिन्नतें मांगी, तिलक लगाया खंभों को, जनता ने, लोगों ने, हम लोगों ने। शाम तक वे इंतजार करते रहे कि अब मुनाफाखोर टांगे जाएंगे, अब टांगे जाएंगे, अब टांगे जाएंगे। काफी वक्त बीत गया लेकिन कोई मुनाफाखोर नहीं टांगा गया उन खंभों पर, किसी को पनिशमेंट नहीं मिला। लोग जुलूस बनाकर इकट्ठे होकर राजा के पास गए, दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज आपने तो कहा था कि बिजली के खंभों से मुनाफाखोरों को टांगा जाएगा, लटकाया जाएगा, लेकिन खंभे तो वैसे के वैसे खड़े हैं और मुनाफाखोर और भ्रष्टाचारी स्वस्थ और आनंद में है, मगन है वो तो। राजा ने कहा, ठहरो, समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, उन्हें खंभों पर टांगा जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। उन्हें टांगने के लिए फंदे चाहिए और मैंने फंदे बनाने का ऑर्डर दे दिया है। मैंने फंदे का ऑर्डर दे दिया है, फंदों के मिलते ही सारे मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से टांग दिया जाएगा। भीड़ में से एक आदमी उठा और बोला, महाराज। महाराज बोले, हाँ कहो। फंदे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफाखोर को ही दिया गया है, मतलब आपने जो, आपकी तरफ से जो ठेका दिया गया है फंदे बनाने का, वो ठेकेदार भी एक मुनाफाखोर है, भ्रष्ट है, रिश्वतखोर है। राजा ने कहा, सो व्हाट, तो क्या हुआ, चिंता मत करो, डोंट वरी, उसको उसी के फंदे से टांगा जाएगा, उसको उसी के फंदे से लटकाया जाएगा। तभी दूसरा बोल उठा कि फांसी पर लटकाने का ठेका मैं ही लूंगा। ये तो वही मुनाफाखोर कह रहा था, वही ठेकेदार कह रहा था कि फांसी पे लटकाने का काम भी मैं ही करूंगा, वो ठेका भी मुझे ही मिलेगा। तो राजा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फांसी देना अभी निजी उद्योग का, निजी क्षेत्र का विषय नहीं बना है, मतलब फांसी देना अभी निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में शामिल नहीं हुआ है, ये अभी सार्वजनिक उपक्रम है, अभी ये पब्लिक सेक्टर का विषय है फांसी देना, फांसी का ठेका। लोगों ने पूछा, ठीक है महाराज, कितना वक्त लगेगा, कितने दिन लगेंगे, वो कब लटकाए जाएंगे मुनाफाखोर फांसी पर, फंदों पर, उन्हें पनिशमेंट कब मिलेगा? राजा ने कहा, आज से ठीक 16वें दिन तुम्हें सारे मुनाफाखोर, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर फांसी पर लटके मिलेंगे, फंदे पर लटके मिलेंगे, खंभों पर लटके मिलेंगे। लोग दिन गिनने लगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन गुजर गए। ठीक 16वें दिन सुबह सुबह लोग उठे, एक्साइटेड होके, उत्साहित होके सड़कों पर निकले। सड़कों पर उन्होंने नजारा देखा, सारे खंभे उखड़े पड़े हैं, बिजली के सारे खंभे उखड़े पड़े हैं। वे हैरान हो गए कि रात को ना तो आंधी आई, ना भूकंप आया, ना कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा हुई, खंभे कैसे उखड़ गए? उन्हें खंभे के पास एक मजदूर खड़ा मिला। उसने बतलाया कि ये मजदूरों से रात को ये खंभे उखड़वाए गए हैं। लोग उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। जिस मजदूर ने ये सूचना दी कि इन खंभों को मजदूरों ने ही उखाड़ा है, उनसे उखड़वाए गए हैं ये खंभे, लोग उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने शिकायत की, महाराज आप मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटकाने वाले थे, पर रात में वे सब खंभे उखाड़ दिए गए। हम इस मजदूर को पकड़ लाए हैं, यह मजदूर कह रहा है कि यह खंभे मजदूरों से ही उखड़वाए गए हैं, अन्य मजदूरों से। राजा ने मजदूर से पूछा, क्यों, किसके हुक्म से खंभे उखड़वाए गए हैं, तुम लोगों ने किसके ऑर्डर से खंभे उखाड़े हैं? मजदूर बोला, सरकार ओवरसियर साहब ने हुक्म दिया था। ओवरसियर को बुलवाया गया। ओवरसियर ने कहा, राजा ने कहा उसने क्यों जी, तुम्हें मालूम है मैंने आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटकाने की घोषणा की थी? तो ओवरसियर बोला, यस जी हुजूर। फिर तुमने रातों रात खंभे क्यों उखड़वा दिए? सरकार, इंजीनियर साहब ने कल हुक्म दिया था, कल शाम को, कि रात को सारे खंभे उखाड़ दिए जाए। ओवरसियर बोला, महाराज इंजीनियर साहब ने ऑर्डर दिया था कि रात को सारे खंभे उखाड़ दिए जाए, उखड़वा दिए जाए। इंजीनियर को बुलाया गया, तलब किया गया इंजीनियर को। उसने कहा, इंजीनियर से पूछा गया, क्यों भाई ऐसा, ये सही बात है? तो इंजीनियर ने जवाब दिया कि बिजली इंजीनियर ने उसे आदेश दिया था कि रात में सारे खंभे उखड़वा दो। अब बिजली इंजीनियर को बुलाया गया, तलब किया गया उसको। बिजली इंजीनियर से कैफियत तलब की गई तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज
सेक्रेटरी साहब का हुक्म मिला था खंबे उखड़वा दो। ठीक है भाई, विभागीय सेक्रेटरी को बुलाया गया। विभागीय सेक्रेटरी से राजा ने पूछा तुमने हुक्म दिया था? सेक्रेटरी ने स्वीकार किया, कन्फेस किया, यस सर, जी हुजूर। राजा ने कहा कि यह जानते हुए भी कि मैं इन फंदों पर आज फांसी पर लटकवाने वाला था मुनाफाखोरों को, फिर भी तुमने ऐसा काम दुस्साहस किया, खंबे उखड़वा दिए तुमने? सेक्रेटरी ने कहा साहब, पूरे शहर की, पूरे राज्य की सुरक्षा का सवाल था। महाराज और जनता आश्चर्यचकित होकर के उसको देख रहे थे, सुन रहे थे। बोले अच्छा ऐसा क्या था? राजा ने पूछा यह तुमने कैसे जाना, किसने बताया, क्या बात थी? सेक्रेटरी ने कहा मुझे विशेषज्ञ ने सलाह दी थी, स्पेशलिस्ट ने सलाह दी थी कि यदि शहर को बचाना चाहते हो, इस राज्य को बचाना चाहते हो, तो सुबह होने से पहले खंभों को उखड़वा दो। राजा ने पूछा कौन है ये स्पेशलिस्ट, क्या ये भरोसे का आदमी है? सेक्रेटरी ने कहा यस सर, बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार, घर का आदमी है, मेरा साला है, मेरा रिश्तेदार है, ब्रदर इन लॉ है मेरा, मैं उसे हुजूर के सामने अभी पेश करता हूं। बुलाया गया स्पेशलिस्ट को, विशेषज्ञ को बुलाया गया। विशेषज्ञ ने निवेदन किया सरकार मैं विशेषज्ञ हूं, स्पेशलिस्ट हूं और भूमि तथा वातावरण की हलचल का विशेष अध्ययन करता हूं, नोटिस करता हूं। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया कि जमीन के नीचे एक भयंकर प्रवाह घूम रहा है और यह प्रवाह, बिजली का यह प्रवाह हमारे शहर के नीचे से निकलेगा। आपको मालूम नहीं हो रहा, अभी आप लोगों को, जनता को भी ये महसूस नहीं हो रहा कि अभी अभी हमारे नीचे, जमीन के नीचे बिजली प्रवाहित हो रही है, बिजली का एक बड़ा प्रवाह फ्लो कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है। अगर हमारे बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहते तो वह बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आती और उसके टक्कर होने से उसकी बिजली हमारी पावर हाउस की बिजली से टकराती, तब एक भयंकर विस्फोट होता, शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती, तब ना एक भी प्राणी जीवित बचता, न हमारा राज्य जीवित बचता, एक भी इमारत खड़ी नहीं रहती। मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को यह बात बताई और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाया, खंभे उखड़वा दिए और शहर को बचा लिया गया, राज्य को बचा लिया गया। लोग बड़ी देर तक सकते में खड़े रहे, एक दूसरे को देखते रहे, सांसें थाम के। वे मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, किस बात को लेकर आए थे, यहाँ इकट्ठे हुए थे, प्रॉब्लम क्या थी, करप्शन की, भ्रष्टाचार की, मुनाफाखोरी की, रिश्वतखोरी की। भूल गए वो उस चीज को, डाइवर्ट हो गया उनका माइंड। वे उस संकट से अभिभूत थे जिसकी कल्पना उन्हें दी गई थी। अभी अभी उनके सामने जो सीन क्रिएट किया गया था, उस सीन के आगे वो एक्चुअल सीन को भूल चुके थे, वो सारे लोग, सारी जनता उस प्रॉब्लम को भुला दिया उन्होंने। जान बच गई, जान बचने की अनुभूति से, आनंद से वो आनंदित थे, चुपचाप से लौट आए राजा के दरबार से। उसी सप्ताह, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, उसी सप्ताह बैंक में इन नामों से ये रकम जमा हुई। सेक्रेटरी की पत्नी के नाम 2 लाख रुपए, श्रीमती बिजली इंजीनियर के नाम 1 लाख रुपए, श्रीमती इंजीनियर के नाम 1 लाख रुपए, श्रीमती, बात को नोटिस करना, उनकी वाइफ, लेडीज के नाम पर, उनके नाम पर नहीं, कर्मचारियों के नाम पर नहीं, उनकी मिसेस के नाम पर। श्रीमती विशेषज्ञ के नाम पर 25,000 रुपए, श्रीमती ओवरसियर के नाम पर 5,000 रुपए। ये सारी रकम बैंक में जमा हुई उसी सप्ताह। और उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब में, मुनाफाखोर संघ, उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब में नीचे लिखी रकमें धर्मादा खाते में डाली गई। धर्मादा खाता माने जो धर्म के नाम पर जो ग्रुप्स होते हैं उनमें चंदा देना, कंट्रीब्यूशन देना, आर्थिक सहायता देना। तो क्या क्या सहायता राशि दी गई? विधवा आश्रम को 1 लाख रुपए, क्षय रोग मतलब ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, क्षय रोग अस्पताल को 1 लाख रुपए, पागल खाने को 25,000 रुपए और अनाथालय को 5,000 रुपए। धन्यवाद।